हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन द चैनल। क्लास 10th के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर 5 चल रहा है और इसकी एक्सरसाइज 5.2 को पढ़ रहे हैं। ये एक्सरसाइज 5.2 के लिए पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखा था। इसमें हम क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करते हैं और 20 तक जितने भी प्रश्न इसमें हैं, 20 क्वेश्चन है इसमें टोटल, उन सब के सोल्यूशन इसी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको हर क्लास के बाद पीडीएफ नोट्स चाहिए, क्लास नोट्स चाहिए, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। दोनों के लिंक दिए हुए हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 आपके सामने है, जिसमें एक एपी दी गई है हमें 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। कहा है इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। हम मान लेते हैं, माना इसका nवा पद, दैट मीन्स an, nवा पद an होता है, इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। इसके 54वें पद, 54वें पद को क्या कह सकते हैं? A54 कह सकते हैं, से 132 अधिक होगा। दैट मीन्स an जो है वो A54 से 132 अधिक होगा, यानी प्लस 132 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। दी गई एपी से सबसे पहले आप इसका प्रथम पद ज्ञात करो। प्रथम पद जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रथम पद जो सबसे पहले आता है उसी को कहते हैं। तो 3 इसका प्रथम पद हो गया। ठीक है, इसके बाद हम सारवंतर डी ज्ञात कर लेते हैं। डी कैसे निकलता है भाई? दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दो। 15 माइनस 3, यानी ये 12 आ जाएगा। डी का वैल्यू 12 आ गया। लिखेंगे, चूंकि या ऐसा लिख दीजिए, क्योंकि आपने ऊपर समीकरण 1 नाम दिया था इसको, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से an इक्वल्स टू है A54 प्लस 132। an का फॉर्मूला क्या होता है? an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A54 का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? a प्लस 53d लिख सकते हैं। ठीक है, जो संख्या यहाँ दी हुई होती है उसमें से एक कम करके डी के साथ चिपका कर लिख देते हैं, और प्लस 132 हो गया। क्लियर है? ओके, अब हम देख रहे हैं ए दोनों साइड है, इधर भी है इधर भी है, तो ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, डी का वैल्यू रख दीजिए। डी का वैल्यू 12 है, तो n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल्स टू 53 इंटू 12 प्लस 132 हो जाएगा। 12 तिया 36 होंगे, 12 पंजे 60, 60 और 3 होंगे 63, तो ये 636 आएगा 12 और 53 की गुणा। इसमें 132 जोड़ देंगे, 6 और 2 8, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 768 हो जाएगा। इधर n माइनस 1 है, और इसके साथ जो ये 12 है ये यहाँ लिख देंगे 768 के बटे में। ठीक है, अब इसको 12 से काट देंगे, 12 छिंग 72 और 12 चौक 48, यहाँ 64 आ जाएगा। इम्प्लाइज दैट n माइनस 1 की वैल्यू 64 आ गई।
यहाँ से अगर n का वैल्यू देखूं तो कितना होगा, 64 प्लस 1 होगा, यानी n का वैल्यू 65 आ जाएगा। n का वैल्यू 65 आ गया। n का वैल्यू 65 आने पर हमें जो यहाँ आंसर लिखना है वो किस टाइप से लिखेंगे, देखो, अतः AP का 65वां पद 54वें पद से (132) अधिक होगा। तो ये अपना आंसर है। ठीक है, समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं अब। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। इसमें कहा गया है दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। फिलहाल हमें पता नहीं है कि वो श्रेणियां हैं कौन कौन सी, तो हम उनको कुछ मान लेते हैं। हम मान लेते हैं, माना श्रेणियां, या फिर कहें एपीज A1, A2, A3 एंड सो अप टू AN, तथा दूसरी B1, B2, B3 और अप टू BN है। और यहां से आगे भी ले जा सकते हैं हम इन्हें, यहां से आगे भी जाएंगी ये nवें पद से। ठीक है, तो ये वो श्रेणियां हैं। माना इनका उभयनिष्ठ जो सार्वंतर है, माना इनका सार्वंतर, देखो समान सार्वंतर है, T1 T2 इक्वल्स टू D है, यानी कह सकते हैं कि इनका सार्वंतर D है। ओके, अब हम पहली AP का प्रथम nवां पद ज्ञात करेंगे। इसको हम पहली AP कह दें, इक्वेशन फर्स्ट कह दें, और इसको हम इक्वेशन सेकंड कह दें। तो लिखेंगे AP1 का nवां पद, ये हो जाएगा AN इक्वल्स टू A प्लस, A की जगह A1 रखेंगे क्योंकि प्रथम पद इसका A1 है, आप यहां देख सकते हैं, A प्लस N-1 इंटू D हो जाएगा। D को D ही रखेंगे, वैसे तो D1 लिखते हैं यहां पर, लेकिन D1 और D2 दोनों किसके इक्वल है, D के इक्वल है, इसीलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। फिर AP2 का nवां पद, दूसरी AP जो है हमारे पास, उसका nवां पद BN होगा, और BN इक्वल्स टू होगा, प्रथम पद उसका B1 है, प्लस N-1 इंटू D। अब हम देख रहे हैं कि ये टर्म दोनों ही इक्वेशंस में आ रहा है, यहाँ कॉमन है ये, तो हम इसको एलिमिनेट करेंगे। इसको हम इक्वेशन थर्ड कह लेते हैं और इसको इक्वेशन 4 कह लेते हैं। तो अब हम इस टर्म को एलिमिनेट करना चाहते हैं। कैसे एलिमिनेट होगा, इनको घटा दीजिए, समीकरण 1 माइनस 2 से। तो यही के यही मैं इनको घटा रहा हूं, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। देखो ये टर्म सेम है यहां भी और यहां भी, ये तो कैंसिल आउट हो गया। इधर से बचता है AN माइनस BN, AN माइनस BN, और इधर से बचता है A1 माइनस B1, A1 माइनस B1 हो गया। तो ये एक रिलेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसके 100वें पदों का अंतर 100 दिया हुआ है हमें, 100वें पदों का अंतर 100 दिया हुआ है।
देखो ये nवे पदों के अंतर आ गए हमारे पास। ये क्या आया? nवे पदों का अंतर आया। तो n के स्थान पर अगर मैं 100 रख दूं तो 100वें पदों का अंतर आ जाएगा। तो n बराबर 100 रखने पर A100 माइनस B100 वो भी किसके इक्वल आएगा? भाई देखो यहाँ nवे पदों का अंतर प्रथम प्रथम पद है दोनों श्रेणियों के। तो अगर हम यहाँ n के स्थान पर 100 रख ले तो भी प्रथम पद ही आएगा, क्योंकि रिलेशन यही कह रहा है। तो ये हमारी इक्वेशन 5 हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ n बराबर, अच्छा एक मिनट एक सेकंड, ये इक्वल्स टू दिया हुआ है हमें 100 के, तो ये इक्वेशन 5 हो गई। अब यहां n इक्वल्स टू 1000 रख लो, जैसा क्वेश्चन ने कहा है 1000 रखने पर n के स्थान पर यहां पर 1000 रखिए, तो A1000 माइनस B1000। अब भाई यहां जब हम 100 रख रहे थे तो फर्क नहीं पड़ रहा था कुछ भी, A1 B1 ही आ रहे थे। 1000 रखने पर भी तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि श्रेणियों के प्रथम पद तो नहीं बदलेंगे, चाहे हम उसका 1000वां पद ले चाहे 1,00,000वां पद ले, प्रथम पद तो प्रथम पद रहेगा। तो यहां भी A1 माइनस B1 ही आएगा। और समीकरण 5 से A1 माइनस B1 की वैल्यू कितनी है? 100 है, समीकरण 5 से। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इंप्लाइज दैट कि इनके 1000वें पदों का जो अंतर होगा A1000 माइनस B1000 वो भी 100 के ही बराबर होगा। ठीक है, और ये अपना आंसर है। ओके, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं क्वेश्चन 13 को। क्वेश्चन 13 में कहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? तो 3 अंकों वाली संख्याएं लिख देते हैं पहले यहां, 3 अंकों वाली सभी संख्याएं। देखो सबसे छोटी संख्या क्या होती है 3 अंकों वाली? 100 होती है। फिर इसके बाद 101 होती है, फिर 102 होती है, और इसी तरह से ये चलता जाता है, और लास्ट में 999 होती है, जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। अब इन संख्याओं में से 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी है यह देखेंगे। तो देखो भाई 100 तो 7 से विभाजित नहीं होता, ना ही 101 होता है, ना ही 102 होता है, ना ही 103 और ना ही 104। आप चाहे तो वेरिफिकेशन के लिए इस तरह भाग करके देख सकते हैं, ये 7 से भाग नहीं होंगे। हाँ 105 जो आएगा वो 7 से विभाजित होगा पूरा पूरा। कैसे? 7 एकम 7, 3 बच गए, 5 आ गए, 7 पंजे 35। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सबसे छोटी संख्या जो कि 7 से विभाज्य होगी वो 105 होगी। अब 7 से विभाजित 3 अंकीय संख्याएं इस प्रकार लिखेंगे, 105 लिखेंगे पहले, फिर 105 में 7 जोड़कर 112 लिखेंगे, फिर 112 में 7 जोड़कर 119 लिखेंगे, और अप टू हम कहाँ तक जाएंगे? लास्ट कौन सी संख्या होगी जो 7 से डिविजिबल हो सकती है? देखो 999 तो 7 से विभाजित नहीं होता, तो फिर क्या 7 से विभाजित होता है? 994 होता है। ठीक है, 999 से आगे जाना नहीं है, इससे पीछे हटते जाना है, एक एक नंबर पीछे आते चले जाओ और देखते चले आओ कि 7 से विभाजित हो रही है कि नहीं। तो 994 ऐसी सबसे बड़ी संख्या होगी 3 अंकों की जो 7 से विभाजित होगी। तो इसका मतलब यहां 994 लिख देंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो
तो ये वे सभी संख्याएं हो गई जो 7 से विभाजित है 3 अंकों वाली। अब यहाँ एक श्रेणी बन गई है, ये एक एपी बन गई है और हमें पता करना है कि यहां से लेकर यहां तक कितनी संख्याएं हैं, यहां कितनी संख्याएं हैं जो 7 से डिविजिबल है या 7 से विभाजित है। तो इसके लिए हमें यहाँ एनवा पद निकालना होगा, यानी ए एन दिया हुआ है, हमें यहाँ पदों की संख्या ज्ञात करनी है, हमें यहाँ एन ज्ञात करना है। तो देखिए अब प्रथम पद की बात करें तो ये 105 है। सार्वंतर डी की बात करें तो वो 7 हो जाएगा और ए एन की बात करें, अंतिम पद की बात करें तो ये 994 दिया गया है हमें। तो अब हम एन का मान ज्ञात करेंगे, लिखेंगे चूंकि ए एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन होता है 994 दिया हुआ है हमें, ए का वैल्यू 105 है प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है 7 है। इस 105 को इधर लेके आओ 994 के साथ, ये इधर आकर घट जाएगा और इस 7 को भी इधर लेके आओ, 7 इसको भाग देगा तो बराबर n माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए, 14 में से 5 घटेंगे 9 बचेंगे, 8 का 8 जो का त्यों आ जाएगा और इधर भी 8 आ जाएगा और बटे में 7 हो जाएगा। ठीक है, और इधर n माइनस 1 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट n माइनस 1 जो होगा इसको 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 नहीं 7 49। ठीक है, और यहाँ से हम n का मान ज्ञात कर सकते हैं, एक को दूसरी तरफ ले जाकर जोड़कर 127 में, ये n का मान हो जाएगा 128। तो हम कह सकते हैं कि 3 अंकों की 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है। इम्प्लाइज दैट 3 अंकों की 128 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। राइट, और ये हमारा आंसर आ गया है, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करके आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन 13। अब देखते हैं क्वेश्चन 14 का सॉल्यूशन। इसमें कहा जा रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, मतलब जो 4 से डिवाइड हो जाएंगी। तो देखो भाई 10 और 250 के बीच 4 से विभाज्य या गुणक लिखेंगे, चलो विभाज्य लिख देते हैं, विभाज्य संख्याएं निम्न है। नीचे लिखेंगे हम उनको। देखो भाई 10 तो 4 से विभाजित होता नहीं है, पूरा पूरा विभाजन की बात कर रहे हैं, यहाँ डेसिमल में आंसर नहीं लेने हैं। तो भाई 10 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है जो 4 से कट जाती है, तो 12 है। 12 के बाद कौन सी है, 16 है। 16 के बाद कौन सी है, 20 है। और ये चलता चला जाएगा कहाँ तक, 250 से पहले। देखो 250 तो पूरा 4 से विभाज्य नहीं है, तो ये पता करने के लिए कि 250 से पहले कौन सी संख्या 4 से विभाज्य होगी, हम 4 से भाग दे देते हैं इसको। 4 × 24, 1 बचेगा, ऊपर से 0 आएगा, 4 × 4 6 बच जाएगा, तो रिमाइंडर बच रहा है 6 हमारे पास। तो ये 6 जो है कुछ गलत हुआ क्या, 4 दूनी 8 चलेगा भाई, हम भी कहाँ बड़े कन्फ्यूज हो रहे हैं, माफ़ी चाहूँगा। 4 दूनी 8, 2 बच जाएगा। तो ये 2 जो है रिमाइंडर बच रहा है, शेष फल बच रहा है, अर्थात इसको अगर मैं 250 में से घटा दूं तो मेरे पास जो संख्या बचेगी वो 4 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो लास्ट वाली जो संख्या होगी, जो सबसे
बड़ी संख्या होगी 10 और 250 के बीच में 4 से कटने वाली, वो 248 हो जाएगी। समझ गए? चलिए अब हमें ये पता करना है कि ये कितनी संख्याएं हैं। तो मान लीजिए कि ये n संख्याएं हैं, माना ये n संख्याएं हैं। n संख्याएं हैं तो हमें ज्ञात करना होगा इस n का मान। अब ऊपर जो AP बन गई है, ऊपर बनी AP से A का मान यानी प्रथम पद 12 है, सार्वंतर D का मान 4 आएगा और अंतिम पद AN का मान 248 आएगा। चूंकि AN जो होता है वो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी के इक्वल होता है। यहाँ 248 रख दिया हमने, यहाँ 12 रख दिया, यहाँ N माइनस 1 इंटू 4 रख दिया। ठीक है, अब ध्यान से एक बात देखना, यहाँ पर क्या करेंगे आगे। इस N माइनस 1 को एज इट इज रखा यहाँ पर। सबसे पहले इस 12 को इधर भेजना है, तो ये 248 माइनस 12 हो जाएगा। और इस 4 को भेजोगे दूसरी साइड में, तो ये 4 यहाँ गुणा में है, तो इसलिए दूसरी साइड में जाकर भाग देगा इसको, ये यहाँ आकर भाग देगा। तो n माइनस 1 का वैल्यू क्या आने वाला है हमारे पास, 8 में से 2 घटा दो, 6 बच जाएंगे, 3 बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे बटे 4, 236 बटे 4 बच गए। और इसको 4 पंजे 20 और 4 नम 36 काट देंगे 4 से इसको। या फिर हम यहाँ से n का वैल्यू निकाले तो n बराबर होगा 59 और 1 इधर आकर इसमें जुड़ जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा। n का वैल्यू 60 आया तो हम कह सकते हैं इम्प्लाइज दैट 10 तथा 250 के बीच 60 संख्याएं 4 की गुणक है। और ये अपना फाइनल आंसर, इसलिए इसको बॉक्स में बंद कर देंगे। बढ़ते हैं आगे और अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 15 को। देख लीजिए क्वेश्चन 15 को, पढ़ लीजिए ध्यान से। कहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों इसके और इसके nवें पद बराबर है। एक AP दी गई है हमें 63, 65, 67, एंड सो ऑन। और दूसरी AP दी गई है हमें, चलिए इसको साइड में लिखता हूँ इधर। दूसरी AP दी गई है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहां से देखो, प्रथम पद अगर ज्ञात करूं इस श्रेणी का, प्रथम पद उसको मैं कह देता हूं A1, तो वो 63 है। और सार्वंतर ज्ञात करूं, सार्वंतर इसको D1 कह देता हूं, ये कितना है 65 माइनस 63, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, 2 आ जाएगा। यहां से प्रथम पद ज्ञात करूं, प्रथम पद, तो इसको A2 मान रहा हूं मैं, ये 3 है। और सार्वंतर अगर देखें यहां से कितना होगा, सार्वंतर D2 मान लेता हूं इसका, ये 10 माइनस 3 होगा यानी 7 होगा। इसका nवां पद ज्ञात करता हूं, AN इक्वल्स टू होगा A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1। और ये यहां से nवां पद होगा AN इक्वल्स टू A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2। अच्छा, यहाँ ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली बात ये है कि हमने A2 ले लिया, कहीं इसको आप दूसरा पद ना समझ ले, तो इसको B1 मान लूँ मैं। ठीक है, इसको B1 मान लेता हूँ, तो यहाँ B1 रख रहा हूँ मैं इसको, B1। ठीक है, अब क्योंकि प्रश्नानुसार और इसको AN डैश कह देता हूं या A डैश N कह देता हूं, प्रश्नानुसार AN बराबर है A डैश N के।
तो इम्प्लाइज दैट A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 इक्वल्स टू होगा B1 प्लस n माइनस 1 इंटू D2। तो जो A1 है मेरे पास, A1 कितना है यहाँ देख सकते हैं आप, 63 है ये, प्लस n का अभी पता नहीं है, ठीक है। D1 कितना है, D1 2 है तो यहाँ 2 रख दिया। B1 कितना है, 3 है तो यहाँ 3 रख दिया, प्लस n माइनस 1, और D2 कितना है, 7 है तो यहाँ पर हमने 7 रख दिया। अब इनको पक्षांतरित करेंगे, इस 3 को लेफ्ट हैंड में ले आइए, 63 माइनस 3 हो जाएगा, और 7 की गुणा कराइए इस ब्रैकेट के साथ, तो ये 7n माइनस 7 हो जाएगा, और माइनस 2 इंटू n माइनस 1, क्या किया, इस पूरे ब्रैकेट को उठा लिया और यहाँ पर रख दिया, तो ये पूरा इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 60 बच जाएंगे, यहाँ 7n माइनस 7 और माइनस 2n प्लस 1 हो जाएगा, 60 बराबर हो जाएगा, 7 में से 2 घटा दो, 5n आ जाएगा यहाँ, और माइनस 7 है, प्लस का 1 है, इसलिए माइनस का 6 भी आ जाएगा यहाँ। एक सेकंड के लिए रुकना। देखिए यहाँ मुझे लगता है कि कोई मिस्टेक हो गई है हमसे, यहाँ से हटाकर इसको दोबारा सोल्व करते हैं। देखो ये 63 है, यहीं पर रहने दीजिए इसको, इधर से 3 लेकर आइए तो माइनस 3 हो जाएगा, बराबर इधर बच रहा है हमारे पास 7 इंटू एन माइनस 1, और इसमें से घटाइए ये वाला पद 2 इंटू एन माइनस 1, ठीक है, यहाँ 60 बच जाएगा। ओके, यहाँ n माइनस 1 इधर भी है और इधर भी है, दोनों साइड है, तो n माइनस 1 को कॉमन ले लिया हमने, तो इधर से बच गया हमारे पास क्या, 7 बच गया इधर से, और इधर से बच गया 2। तो अब 60 इक्वल्स टू n माइनस 1 एज इट इज रहा, 7 में से 2 घटा दो तो 5 रह जाएंगे, या फिर n माइनस 1 का वैल्यू हो जाएगा 60/5, 5 से 60 को काट देंगे, कितनी बार कटेगा, 12 बार कटेगा, और यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा 12 प्लस 1, यानी n का वैल्यू आ जाएगा 13, और यही आंसर भी होगा। पूछा था ना n के किस मान के लिए इनके nवें पद बराबर होंगे, तो n बराबर 13 के लिए nवां पद बराबर होगा इनका। क्लियर, आगे चलते हैं और अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन 16 को। इसमें कहा है वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो इट इज गिवन दैट, सबसे पहले मान लेते हैं कि माना AP का प्रथम पद A तथा सारवंतर D है। माना श्रेणी का प्रथम पद A तथा सारवंतर D है, तब दिया है, हमें दिया हुआ है इसका तीसरा पद यानी A3 जो कि 16 के बराबर है। इम्प्लाइज दैट हमें A प्लस 2D की वैल्यू दी है, ये जो कि 16 के बराबर है, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, ये हमारे काम आएगा। तथा हमें कहा है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी A7 जो है
A5 से 12 अधिक है, यानी +12 करके मिलेगा A7 A5 में। ठीक है, तो A5 का मतलब A+6D, A7 का मतलब A+6D और A5 का मतलब A+4D हो जाएगा, +12 आ जाएगा। हम देख रहे हैं A दोनों साइड है और दोनों साइड प्लस का है, तो इसलिए कट जाएगा। इस 4D को उठाकर लेफ्ट हैंड में लाओगे तो 6D - 4D इक्वल्स टू 12 होगा। यहाँ 2D बच जाएंगे इक्वल्स टू 12, और D का वैल्यू 2 6 12, तो 6 आ जाएगा D का वैल्यू। D का वैल्यू 6 आया है और हमें ज्ञात क्या करना था, वह AP ज्ञात करनी थी। तो D का वैल्यू तो आ गया, AP ज्ञात करने के लिए हमें A का वैल्यू भी चाहिए। तो इस D के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। अब समीकरण 1 में D बराबर 6 रखने पर तो A प्लस 2 गुणा 6 बराबर 16 हो जाएगा, A प्लस 12 बराबर 16 हो जाएगा, और A का वैल्यू 16 - 12 यानी 4 आ जाएगा। तो A का वैल्यू भी मिल गया, D का वैल्यू भी मिल गया। अब हम श्रेणी को लिख सकते हैं। अब अभीष्ट श्रेणी या फिर कहें AP कैसे लिखेंगे, प्रथम पद, फिर दूसरा पद आएगा प्रथम पद में सारवंतर को जोड़कर, तीसरा पद आएगा प्रथम पद में 2 गुणा सारवंतर जोड़कर, चौथा पद आएगा प्रथम पद में 3 गुणा सारवंतर जोड़कर, और इसी तरह से और भी पद आते चले जाएंगे। ठीक है, इम्प्लाइज दैट प्रथम पद 4 है, दूसरा पद 4 प्लस है करके मिलेगा, तीसरा पद 4 प्लस 2 गुणा 6 करके मिलेगा, चौथा पद 4 प्लस 3 गुणा 6 करके मिलेगा, और इसी तरह से अन्य पद मिलेंगे। इम्प्लाइज दैट 4, यहाँ कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएंगे, यहाँ 6 दूनी 12 और 4 16 हो जाएंगे, यहाँ 6 तिया 18 और 4 22 हो जाएंगे, 6 तिया 18 और 4 22 हो जाएंगे। तो 4 10 16 22, इस तरह से ये हमें AP मिलेगी। और यहाँ पर वो 3 बिंदी जरूर लगा देना, एंड सो ऑन वाली। ठीक है, ये आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर। इसमें हमें एक AP दी गई है और इस AP में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। सबसे पहले इसके लिए मुझे एक नोट लिखवाना है आपको। नोट क्या है समझिए, अंत से nवें पद का सूत्र, अंत से nवां पद, अंत से nवां पद, इसको हम an से ही निरूपित करते हैं। लेकिन ये कैसे ज्ञात होता है, ये ज्ञात होता है L - n - 1 इंटू D। ठीक है, यानी यहां पर जहां हम प्रथम पद लेते हैं, यहां प्रथम पद के स्थान पर अंतिम पद आ जाता है, और बाकी सारवंतर और पदों की संख्या वाला जो ये पद है ये एज इट इज रहता है। तो बस क्या करना है, यहां पर प्रथम पद की जगह अंतिम पद रख देना है, जहां L अंतिम पद है, अंतिम पद है। ठीक है, तो ये अंत से nवें पद के लिए फॉर्मूला हो गया। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं दिए गए क्वेश्चंस को। AP दी गई है हमें 3 8 13 अप टू 253। ठीक है, 20वां पद ज्ञात करना है अंत से।
तो अगर बात करें इसके अंतिम पद की, अंतिम पद L वो इसमें कितना है 253 है। और बात करें अगर सार्वंतर की D की, तो वो 8 में से 3 को घटा दो, किसी भी पद में से उससे पीछे वाला पद घटा दो तो D आ जाता है। और बात करें N की, इसमें तो N कितना है 20, क्योंकि 20वां पद ज्ञात करना है। अब अंतिम पद से 20वां पद बराबर होगा L माइनस N-1 इंटू D। 253 माइनस 20 माइनस 1 गुणा 5, 253 माइनस 19 गुणा 5, 253 माइनस 95 हो जाएगा और घटाकर 158 बचेगा। तो ये इस क्वेश्चन के लिए आंसर है। समझ गए? बड़ा आसान क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 18 है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी की प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 पद तो बाद में ज्ञात करेंगे, पहले इसका प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात कर लीजिए। और हमें पता भी नहीं है कि प्रथम पद और सारवंतर है क्या, तो माना एपी का प्रथम पद ए व सारवंतर डी है, तब हमें दिया है क्या क्या दिया है, देखो 8वें पदों का योग, चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। दैट मीन्स A4 प्लस A8 इक्वल्स टू 24 दिया हुआ है। ओके, तथा हमें दिया हुआ है कि 10वें और छठे पदों का योग 44 है, यानी A6 प्लस A10 इक्वल्स टू 44 है। यहां से देखो A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D और A8 को लिख सकते हैं A प्लस 7D इक्वल्स टू 24। A और A कितना हो जाएगा जुड़कर 2A हो जाएगा और 3 और 7 जुड़कर 10 हो जाएंगे, 10D हो जाएंगे बराबर 24 आ जाएगा। या हम इसमें से 2 कॉमन ले ले तो यहाँ से बचेगा A, यहाँ से बचेगा 5D और 2 से भाग देते इस 24 को तो यहाँ 12 आ जाएगा। ये समीकरण 1 बन गई। और इधर से A6 को लिख सकते हैं A प्लस 5D, A10 को लिख सकते हैं A प्लस 9D इक्वल्स टू 44। A और A 2A हो गया, 5 और 9 14 हो गए, 14D बराबर 44 हो गया। 2 को कॉमन ले लेते हैं तो A प्लस 7D इक्वल्स टू, और 2 से इस 44 को भाग दे देते हैं तो 22 आ जाएगा। समीकरण 2 हो गई। अब हमारे पास 2 समीकरणें हैं, इनको हमें हल करके A और D का वैल्यू ज्ञात करना है। तो अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देता हूं तो लिखूंगा समीकरण 2 पहले A प्लस 7D इक्वल्स टू 22। इसके नीचे लिख देता हूं समीकरण 1 को, तो ये हो जाएगी A प्लस 5D इक्वल्स टू 12। ये समीकरण 1 है। अब इनको घटा देते हैं। कौन सा मेथड है ये है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। तो घटाने पर ये माइनस और ये भी माइनस। A से A कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो गया। 7 में से 5 घटा दो 2D बच जाएंगे और 22 में से 12 घटा दो 10 बच जाएंगे। तो D का वैल्यू 5 आ जाएगा।
ओके, डी का वैल्यू आ गया है। तो अब हम इसको समीकरण एक या दो में से, दोनों में से किसी एक में रख देंगे और ए का वैल्यू निकाल लेंगे। अब समीकरण एक से ए प्लस 5 इंटू डी के स्थान पर 5 रख देंगे इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। ए प्लस ये पंजे पंजे 25 हो जाएगा बराबर 12 आ जाएगा, और ए का मान 12 में से 25 को घटाने पर मिलेगा, यानी ए का मान कितना मिलेगा, -13 मिलेगा हमें ए का मान। तो ए का वैल्यू मिलेगा -13। अब हमें इस श्रेणी के 3 पद लिखने थे, प्रथम 3 पद। तो अब एपी के प्रथम 3 पद जो हो जाएंगे ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d, इम्प्लाइज दैट ए की वैल्यू -13 है, फिर ए की वैल्यू -13 है, और डी की वैल्यू कितनी है, 5 आई थी ना, यहाँ 5 रख दिया। फिर ए की वैल्यू -13 है और डी की वैल्यू 2 गुणा, यहाँ डी की वैल्यू 5 रख देंगे। तो इस प्रकार हमें पद मिलेंगे, -13 मिलेगा यहाँ से, यहाँ 13 में से 5 घटा दो तो -8 मिलेगा, और 13 में से 10 घटा दो तो -3 मिलेगा। तो ये अभीष्ट 3 पद हो जाएंगे। ठीक है, आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है। अब 19 बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है, और एप्लीकेशन भी है समांतर श्रेणी का ये, तो ध्यान से इसको पढ़ेंगे। क्या कहा गया है हमसे इस क्वेश्चन में कि सुब्बा राव ने 1995 में ₹5000 के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष ₹200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया? तो भाई जो सुब्बा राव थे, सुब्बा राव, तो सुब्बा राव जो कमा रहे थे वो इस प्रकार था। पहले 1995 में उन्होंने पदभार ग्रहण किया था, कार्यभार आरंभ किया था अपना। तो 1995, फिर 1996, फिर 1997, इस तरह से वो अपना ड्यूटी करते आगे चल रहे थे। 1995 में उन्होंने 5000 रुपये से शुरुआत की थी, ₹5000। ठीक है, इसको क्या नाम दे देते हैं, इधर वेतन नाम दे देते हैं। 1996 में 200 रुपये की वेतन वृद्धि मिली उन्हें। तो अब 5000 में 200 और जोड़ दीजिए तो 5200 हो जाएगा। ठीक है, तीसरे साल में उन्हें 200 की वेतन वृद्धि और मिली तो 5400 हो गए। इस तरह से उन्हें वेतन वृद्धि 200 रुपये की मिलती चली गई, और किसी साल उनकी जो वेतन था, उनकी जो सैलरी थी वो 7000 रुपये हो गई। तो हमें पता लगाना है कि वो कौन सा साल था जिसमें उनकी सैलरी 7000 रुपये हुई। अब हमारे सामने ये एक एपी बन गई है, एक समांतर श्रेणी बन गई है। हमें इसमें प्रथम पद भी पता है और एनवा पद भी पता है और सार्वंतर भी पता है। पता किसका नहीं है, एन का नहीं पता है, यानी पदों की संख्या का नहीं पता है, तो हम उसको ज्ञात कर लेते हैं। अब माना n वर्ष बाद सुब्बा राव का वेतन 7000 हो गया, तब ए का वैल्यू 5000 है, डी का वैल्यू 200 है, सीधा ही पता है क्योंकि 200 का इंक्रीमेंट हो रहा है, और ए एन का वैल्यू 7000 है। चूंकि ए एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसलिए यहाँ 7000 रख देंगे हम, बराबर ए का वैल्यू 5000 था अपने पास, प्लस एन का वैल्यू पता नहीं है और डी का वैल्यू 200 था अपने पास। पक्षांतरण करते हैं पहले इस 5000 को इधर ले जाकर, तो ये 7000 माइनस 5000,
बराबर n-1 गुणा 200 हो जाएगा। यहाँ बच गए 2000 और बटे में ये 200 भी इधर आ जाएगा, इधर n-1 बच जाएंगे। अब ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गई और 20 का आधा 10 हो गया, n-1, या फिर यहाँ से n का वैल्यू हो जाएगा 10 + 1 यानी n बराबर 11 हो जाएगा। यानी 11 साल के बाद उनकी जो सैलरी थी सुब्बा राव की, वैसे सुब्बा राव कौन थे? आरबीआई के गवर्नर। तो सुब्बा राव का जो वेतन होगा वो 7,000 रुपये हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट 11 वर्ष बाद अर्थात 11 वर्ष बाद सन कौन सा पड़ेगा? 1995 में शुरू किया था ना उन्होंने। 1995 में अगर हम 11 साल आगे जाएं तो 2005 बैठेगा, अर्थात 2005 में उनका वेतन रुपये 7,000 हो गया। ठीक है, तो ये था 19वां क्वेश्चन। अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये से बढ़ाती चली गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 रुपये हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो, प्रथम, द्वितीय, तृतीय एंड सो ऑन सप्ताह की बचत निम्न प्रकार है। प्रथम सप्ताह उसने 50 रुपये बचाए। द्वितीय सप्ताह में उसने क्या किया? अपनी साप्ताहिक बचत को 17 रुपये से बढ़ा दिया, 17.5 रुपये से बढ़ा दिया। वैसे ये 1.75 होना चाहिए, इसका आंसर मैच नहीं हो पा रहा है अगर हम यहाँ 17.5 लेंगे तो, लेकिन चलो हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है तो हम इसको 17.5 ही रख लेते हैं। तो अब वो अपनी जो बचत है उसको बढ़ा लेगी 17.50 रुपये से। तृतीय सप्ताह में फिर 17.50 रुपये बढ़ा लेगी तो 2 गुणा 17.50 रुपये। ठीक है, और इस तरह से उसकी साप्ताहिक बचत कभी ना कभी जाकर 207.50 रुपये हो रही है। इम्प्लाइज दैट यहाँ 50 आ गया, यहाँ 67.5 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा? 17 दूनी 34, 34 35, 35 50 में जुड़ेंगे तो 85 आ जाएगा। 85 आ गया यहाँ पर। ओके, और लास्ट में तो यही रहने वाला है 207.50। अब हमें यहाँ पता करना है कि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत जो 207.50 रुपये हो जाती है तो वो सप्ताह कौन सा होगा, यानी n का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ से हमें a का वैल्यू मिल गया 50 और हमें यहाँ से d का वैल्यू मिल गया 17.5 और दोस्तों यहाँ से हमें an का वैल्यू मिल जाएगा 207.50, क्योंकि an बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। इम्प्लाइज दैट 207.50 रख देंगे यहाँ पर। a का वैल्यू 50 है प्लस n-1 और d का वैल्यू कितना है? 17.5 है।
या 207.50 में से ये 50 घटा देंगे और इधर 17.5 गुणा n-1 एज इट इज रहेगा। ठीक है, घटाइए। यहाँ 0.50 एज इट इज रहने वाला है, 7 एज इट इज रहने वाला है और 10 में से 5 गए 5, 157.5 हो जाएगा यहाँ पर। और इधर 17.5 और इंटू n-1 एज इट इज रहेगा, या ये 157.50 इसके बटे में रख दीजिए 17.5। ठीक है। और बराबर में आ जाएगा n-1। अब हम क्या करेंगे, 157.50 को 17.5 से भाग कराएंगे। 157.5 को भाग करवाएंगे 17.5 से, तो आंसर आएगा 9। यहाँ आ गया 9 इक्वल्स टू n-1। n का वैल्यू हो जाएगा 9 + 1। चलिए ठीक है, आंसर हमारा बन गया। खैर सही, वो डेसिमल अप डाउन हुई है ना, उसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये 10 आ गया हमारे पास। लास्ट में इसका कंक्लूजन लिखेंगे हम। अतः 10 सप्ताह बाद रामकली की बचत रुपए कितनी थी वो, 207.75 207.50 हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया है। इसी के साथ एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, लेकिन उसको सोल्व करेंगे हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट अभी आपको स्क्रीन पर दिखना शुरू हो गया होगा, आप वहां से नेक्स्ट पार्ट पर जा सकते हैं। जाते जाते अपना सपोर्ट ज़रूर दे दीजिएगा हमें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।